1971 में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में आज मनाया जा रहा है विजय दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीदों की बहादुरी को किया नमन। पंजाब के राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बुजुर्गों से किया आह्वान। विभिन्न विभागों में मेरे सलाहकार बन समाज की बेहतरी के लिए दें योगदान। और पंजाब के वित्त मंत्री ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना को बताया सफल। कहा 3,592 विजेताओं को 2 करोड़ से अधिक के इनाम बांटे। 749 गलत बिलों पर लगाया 8 करोड़ रुपए जुर्माना। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज विजय दिवस है। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की याद में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई जीतकर बांग्लादेश की आज़ादी को सुनिश्चित किया था और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव गिरिधर वर्मा भी मौजूद रहे। आज के ही दिन 16 दिसंबर वर्ष 1971 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस निर्णायक युद्ध के बाद ही बांग्लादेश की आज़ादी और एक नए राज्य बांग्लादेश का निर्माण सुनिश्चित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, विजय दिवस पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने 1971 के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत को विजय दिलाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, आज विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत और उस दौरान युद्ध से बने हालात को लेकर पूर्व सैनिक व रिटायर्ड ब्रिगेडियर इंद्रजीत सिंह चुग ने अपने अनुभव दूरदर्शन के साथ साझा किए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से युद्ध की आशंका पहले से थी। उनकी टीम एयरफील्ड के पास ही ट्रेनिंग कर रही थी। 3 दिसंबर को पाक जेट ने 500 और 1000 पाउंड के बम गिराए थे, जिससे एयरफील्ड को काफी नुकसान पहुंचा। हमारी टीम नायब सूबेदार पीरूकन्नू और हवलदार अब्दुल रहमान को सभी बमों को रनवे से हटाने का काम सौंपा गया था। साथ ही एयरफील्ड को पूरी तरह से चालू करने के लिए गड्ढों को भरने के लिए एक टास्क फोर्स भी लगाई गई थी। कुछ घंटों बाद भारतीय सेना के जेट ने उड़ान भरी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। 13 दिन जंग के बाद देश की जीत हुई। पाकिस्तान ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक में हमारे बहुत से एयरफील्ड्स पे स्ट्राइक किया, जैसे श्रीनगर, अवंतीपुर, पठानकोट, अमृतसर, अंबाला। जिस एयरफील्ड के पास हम थे उस पे भी शाम को 6 बजे के करीब अटैक हुआ। हैवी बॉम्ब्स 500 पाउंड और 1000 पाउंडर बॉम्ब जो थे वो गिराए। इन बॉम्ब्स को फिज़िकली रिमूव किया, दूरी पे ले गए। ये बॉम्ब्स में, जैसे मैंने कहा कि इसमें डिले फ्यूजेस भी फिटेड हो सकते थे, तो कभी भी एक्सप्लोड हो सकते थे, लेकिन ये रिस्क लेके हमने बॉम्ब्स को दूर ले जाकर चार्ज रख के उनको एक्सप्लोड कर दिया। साथ ही साथ सारे क्रेटर्स भरे गए। अमृतसर के किला गोबिंदगढ़ में एक शाम वीरों के नाम कार्यक्रम करवाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गतका प्रदर्शन के साथ हुई। इस दौरान गोरखा रेजिमेंट की ओर से जंग के दौरान प्रयोग किए जाने वाले खुखरी कला का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ऐतिहासिक सारागढ़ी की जंग को दर्शाता एक साउंड एंड लाइट लेजर शो भी प्रदर्शित किया गया। इस दौरान विभिन्न लड़ाइयों में भारतीय फौज की वीरता को दर्शाती एक वीडियो भी दिखाई गई। समारोह में सैनिकों के अलावा करीब 1500 लोग शामिल हुए।
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में लॉ भवन में चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और यूटी के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने संगठन का आभार जताते हुए कहा कि वृद्धजन हमारे मार्गदर्शक होते हैं। उनके जीवन के परिश्रम और योगदान का ऋण कोई भी नहीं चुका सकता। उन्हीं के योगदान की बदौलत आज हम बेहतर स्थिति में हैं। समाज को ऐसे अच्छे उदाहरणों की जरूरत है। उन्होंने वृद्धजनों से आह्वान किया कि यदि वे अपने अनुभवों को समाज के हित में लगाने के लिए तत्पर हैं तो वे अलग अलग विभागों में उनके सलाहकार के तौर पर सहयोग दे सकते हैं। वास्तव में आपने उन लोगों से मिलाया जिन्होंने अपने एक व्यक्तिगत जीवन से परिवार को संभाला, समाज को संभाला और देश को ऊंचाई पर लेकर आए। उनके जीवन के परिश्रम और योगदान का कोई भी ऋण नहीं चुका सकता। जिस समय चुनौतियां बहुत अधिक थी उस समय इन्होंने अपने स्वयं के परिश्रम और अपनी बुद्धि से आने वाली पीढ़ी को निखारने का प्रयत्न किया। मैं चाहता हूं कि आपके विभिन्न ग्रुप बनकर के मुझे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे एक तरह से एडवाइजर के रूप में अगर काम करें तो मैं उस विभाग के काम को और अच्छा बनाने में काम कर सकता हूँ। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के आह्वान पर नशा मुक्त पंजाब की टीम ने गवर्नर हाउस में राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य के अंदर नशों के खात्मे के लिए विचार विमर्श किया। टीम की अगुवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वरिष्ठ प्रचारक जसबीर सिंह और नशा मुक्त पंजाब के प्रदेश संयोजक मदनजीत सिंह ने की। नशा मुक्त पंजाब के विभाग संयोजक रिम्पी सूरी ने बताया कि उनकी टीम ने राज्य में नशों के खिलाफ किए जा रहे कामों की जानकारी राज्यपाल से साझा की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि हमारी टीम अलग अलग संस्थाओं, आम लोगों के सहयोग से स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक संस्थाओं में जाकर नशों के बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक कर रही है और नौजवानों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि वह खुद भी पंजाब में नशों के खात्मे के लिए पूरी तरह वचनबद्ध हैं। इस काम को और अधिक मजबूत ढंग के साथ अमल में लाने के उद्देश्य से वह पंजाब के संत समाज और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करके विशेष रणनीति तैयार करेंगे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सरकार की योजना बिल लाओ इनाम पाओ को सफल बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत दिसंबर 2024 तक मेरा बिल ऐप पर खरीद बिल अपलोड करने के लिए 3,592 विजेताओं को 2,11,42,495 रुपए के इनाम वितरित किए गए हैं। एक प्रेस बयान में वित्त मंत्री ने कहा कि सितंबर 2023 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य टैक्स अनुपालन को प्रोत्साहित करना और ईमानदार करदाताओं को इनाम देना है। अब तक उपभोक्ताओं को 1,27,509 बिलों को अपलोड करने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया गया है। उन्होंने बताया कि 1,59,93,965 रुपए के इनाम 2,752 विजेताओं को बांटे जा चुके हैं, जबकि नवंबर 2024 के लिए 247 विजेताओं के लिए 15 लाख से ज्यादा के इनामों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी को रोकने और राज्य के राजस्व में वृद्धि करने में इस योजना ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस पहल ने जहां उपभोक्ताओं को टैक्स प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया है, वहीं अनियमितताओं की पहचान कर जुर्माना लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि गलत पाए गए 749 बिलों के खिलाफ 8,21,87,862 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो टैक्स अनुपालन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल बुढलाडा में सब डिविजनल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस दौरे का उद्देश्य कमियां निकालना नहीं, बल्कि सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को और बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि इन दौरों से ये सुनिश्चित करना है कि राज्य की जनता को हर प्रकार की नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान की जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव हुए हैं। मोहाली, कपूरथला, संगरूर, होशियारपुर और मलेरकोटला में नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में मेडिकल स्टाफ, खासकर डॉक्टरों, नर्सों और सफाई कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ
ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। पीजीआई चंडीगढ़ में 14-15 दिसंबर को राष्ट्रीय मेडिकोज संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर के 100 से ज्यादा डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के अलावा विभिन्न राज्यों के अध्यक्षों और सचिवों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय मेडिकोज संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर CB त्रिपाठी ने की। कल बैठक के अंतिम दिन NMO के पंजाब के अध्यक्ष व PGI सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर JS ठाकुर ने बताया कि गैर संचारी रोगों की तरह वायु और जल प्रदूषण भी सेहत के लिए गंभीर समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं। इससे बचाव के लिए योजनाओं के साथ जन भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। देश में तेजी से बढ़ रही गैर संचारी रोगों के इलाज और इस पर नियंत्रण के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान NMO की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर पवन गुप्ता ने बताया कि बैठक में रणनीति बनाई गई है कि इन बीमारियों की स्क्रीनिंग की सरल और सर्व सुलभ व्यवस्था व्यापक स्तर पर होनी चाहिए ताकि लोग समय रहते जांच करवा इलाज करवा सकें। कार्यक्रम करें जिसमें मेडिकल स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उनमें हम जो सेवा का भाव और राष्ट्र का भाव पैदा कर सकें। लोगों का बेनिफिट ये है कि ये जो मेडिकल कैंप कर रहे हैं लोगों के लिए तो कर रहे हैं, जो छोटे छोटे गांव मोहल्लों में देहात में बने हुए हैं वो कम पैसे में कैसे जनता का इलाज बेहतर कर सकें, इसके लिए भी हम चिंता करते हैं। NMO के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर CB त्रिपाठी ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। बैठक के पहले दिन स्वास्थ्य और नशा मुक्त भारत थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान पंजाब विश्वविद्यालय और PGI MER के छात्रों ने सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के डायरेक्टर मयंक मिश्रा और पंजाब के DGP गौरव यादव ने कल खन्नौरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मुलाकात के बाद DGP ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वे यहां पहुंचे हैं। कोर्ट के आदेश हैं कि डल्लेवाल की इतनी उम्र में बेशकीमती जिंदगी की सुरक्षा के लिए उन्हें बिना किसी बल प्रयोग के इलाज उपलब्ध करवाया जाए। उनके लिए खन्नौरी बॉर्डर पर अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। कि जे इस अंदोलन ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਨਲਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਹੈਗੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਚੈਨਲਸ ਖੋਲਣ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਣ। इस दौरान गृह मंत्रालय के डायरेक्टर मयंक मिश्रा ने कहा, डल्लेवाल से बातचीत के बाद किसानों की मांगों को नोटिस किया गया है। हमारी कोशिश है कि किसानों की समस्याओं का समाधान निकाला जाए और उनके साथ संवाद बनाया रखा जाए। वहीं किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि मैंने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र से मांगे पूरी होने के मजबूत भरोसे के बाद ही अनशन समाप्त करेंगे। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि डल्लेवाल ने बाहरी मेडिकल सहायता लेने से मना कर दिया है। सरकार व किसानों के बीच बातचीत का दौर जारी रहना चाहिए। बातचीत से ही इस मामले का हल निकल सकता है। किसानों की मांगे कैसे और कब पूरी करनी है, जिस दिन हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी उस दिन ही मेरा आमरण अनशन समाप्त होगा। अदरवाइज मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए मानसिक तौर पे पूरे तरीके से तैयार हूं और किसी भी तरह की आउटसाइड मेडिकल एड लेने से उन्होंने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया है। उनका आमरण अनशन एज इट इज पूरी मजबूती से जारी है, पॉजिटिव दिशा में है। बातचीत कोई भी होती है, कोई अधिकारीगण आता है, कोई ब्यूरोक्रेट आता है, कोई मंत्री आता है, वो बातचीत शुरू कराने का प्रयास करते हैं तो वो अच्छी बात है। बातचीत से ही मुद्दे का समाधान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की ये 117वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800
1178000 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। श्रोता अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी ऑनलाइन साझा कर सकते हैं। इस कड़ी के लिए सुझाव इस महीने की 27 तारीख तक भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार, वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।